हाँ स्टूडेंट, देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण। अब तक हमने एक टॉपिक पढ़ लिया और उसका नाम था कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन हमने पूरा कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर 10 का नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और उसकी सेक्शन 139 से लेकर 148 तक की पूरी कंप्लीट कर ली। तो उसमें हमने अंकेक्षक की योग्यता, अयोग्यता, नियुक्ति, आवर्तन, अंकेक्षक को पद से हटाना, पारिश्रमिक, अधिकार, दायित्व, वाद विवाद, निर्णय, लागत अंकेक्षण, जुर्माने, ये इतने पॉइंट हमने पढ़े थे। तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें एग्जाम में कम से कम 6 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आएंगे 25 में से। तो 1/3 कोर्स आपका ये मान लो वो एक अकेला चैप्टर है, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है बच्चों, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज आप लिख सकते हो कि एग्जाम में इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, या तो एक क्वेश्चन आएगा या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन बस। तो ये छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर में पूरा हो जाना है। सरकारी कंपनी का अंकेक्षण, इसमें भी बच्चों आपने आधा टॉपिक तो मेरे से पहले ही पढ़ लिया। किसमें? कंपनी एक्ट 2013 में। अब हमें क्या करना है? सरकारी कंपनी के अलावा सरकारी विभाग, सरकारी निगम, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेनी है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। और टेस्ट के पैटर्न का भी बता देता हूँ। जो कंपनी ऑडिट वाला टॉपिक था, चूंकि वो बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, तो उसके 2 टेस्ट लेंगे हम। तो पहला टेस्ट तो कल है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, अगर वो कोशिश कर सकें आज एग्ज़ाम मानते हुए आप स्टडी करें। सेक्शन 139, 140, 141, 142, 144 और 145, ये आपका कंपनी ऑडिट का मॉक टेस्ट 1 है। समझ रहे हो? और बच्चों ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं, ये क्लास टेस्ट है एक तरह की, जो हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं। इसके बाद में आपकी 100% की सीरीज चलेगी। जो एट प्रेजेंट हमारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग है 10 टेस्ट सीरीज की। आपके 10 टेस्ट सीरीज होंगे और वो पूरा कंबाइंड आपके 150 क्वेश्चन होंगे उसमें पूरे, बिल्कुल एग्जाम के जैसे, वैसे के वैसे ही होंगे सारे। और कितनी सीरीज चलेंगी? टोटल 10 सीरीज। ये स्टार्ट कब होगी? क्योंकि बार बार में बच्चे फोन कर करके पूछते रहेंगे, नहीं तो ये स्टार्ट कब होगी मैं बता देता हूँ। जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस होगी उस दिन स्टार्ट होगी। क्लियर है कि भाई हम एग्जाम इतनी तारीख को ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट का नियम है कि जब भी डेट अनाउंस करेगी उसके 45 डेज के अंदर अंदर एग्जाम लेगी। तो 45 डेज का टाइम देती है गवर्नमेंट। तो 45 डेज में अपन ये 10 टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन रखो, रिवीजन करो, सब करो, और बस उन दिनों में आपको टेस्ट ही देने हैं। समझ में आ गया? इसका कंपनी ऑडिट का जो सेकंड मॉक टेस्ट है, जो रिमेनिंग सेक्शंस आ गई आपकी, कौन कौन सी? सेक्शन 143, 146, 147, 148 और साथ में वाद विवाद एवं निर्णय, ये आपका सेकंड टेस्ट होगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज खत्म होते ही इसके बाद ये सेकंड टेस्ट होगा। ये समझ में आ गया? और इसके बाद इतने में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसका केवल एक टेस्ट होगा और आप तो ये मान लेना, चाहे इस चैप्टर को पढ़ो या नहीं पढ़ो, मेरा टेस्ट दे देना। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। और आपके एग्जाम में कितने आएंगे? 1 या 2। तो उससे 12 से नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं।
यहां तक समझ में आ गया क्या पढ़ना हमको? चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि सर जो हम सरकारी अंकेक्षण करते हैं, सरकारी का मतलब जो भी सरकारी विभाग है, निगम है, उसकी जो हम ऑडिट करते हैं, तो क्या वो ऑडिट अलग तरीके से होती है या जो हम नॉर्मल ऑडिट करते हैं वही वैसे ही होती है? कुछ डिफरेंस है क्या इनमें? देखो ऑडिट का तरीका सबका क्या है, सेम है, तरीका तो सेम ही है, लेकिन कुछ जो हम उसमें प्रोसीजर अपनाते हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिटेल हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। एक एग्जाम्पल समझो, आप मान लीजिए किसी भी क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गए और आपने एक लेखा प्रविष्टि देखी, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपए, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ ये ऐसे ऑल बढ़ाए तो आवाज गूंज जाती है। देखो पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो आप बताओ, आप नॉन कॉमर्स से हैं, इस प्रविष्टि का मतलब क्या हुआ? नहीं, ये अकाउंट्स की भाषा नहीं समझ में आती अपने। ये बताओ कांड क्या हुआ? खर्चा हुआ है। काहे का खर्चा हुआ? और मैं हूं कौन? ऑडिटर। और खर्चा करा आपने। क्या चेक करूं बोलो? बिल चेक करूं? ये पेट्रोल का बिल है, ये पेट्रोल का बिल है। अगले बार में बिल होगा कि नहीं होगा? बिना प्रमाणक के, बिल की बजाय क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं? प्रमाणक, बाउचर। ये जो बिल, रसीद, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन? बाउचर। ऑडिट में क्या बोलते हैं? बाउचर, प्रमाणक। बिना प्रमाणक के कोई भी लेखा प्रविष्टि नहीं होगी, बिना सबूत के कोई भी लेखा प्रविष्टि नहीं होगी। ये नियम बना लो। समझ में आ गया? सर हर चीज के बिल थोड़ी मिलते हैं। आप चाय पीते हो, बिल देता है क्या चाय वाला? नहीं, बिल तो नहीं देता यार, नगद ले जाता है। तो बिल नहीं मिलता। अब आपकी साइकिल पंक्चर हो गई, पंक्चर करवा रहे हो, बिल देगा क्या वो कोई? हर आदमी बिल थोड़ी देते हैं। नहीं समझे? अभी बच्चे 2-4 बच्चे गए, सिगरेट पी के आ गए, अब उसको यार बिल तो दे दे भाई, तो सिगरेट वाले बिल थोड़ी देंगे आपको। तो कोई बात नहीं, खर्चा तो हुआ है कि नहीं हुआ? खर्चा तो वही है ना। तो आप अपना खुद का बिल बना लो, खुद का बाउचर बना लो, यहां पे छपा लो, सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे डेट छपा लो, यहां पे डेबिट छपा लो, और यहां पे क्रेडिट और लिख दो इस पे, और ये साइन करवा लो बस। तो क्या ये अलाउड है सर? खुद ही कागज पे लिख लें? बिल्कुल अलाउड है। कितने रुपए तक? 5,000 तक। 5,000 रुपए के छुटपुट खर्चे होते हैं ना, उनका अगर बिल नहीं होता है, खुद के प्रमाणक बना लो, तो ये सेल्फ मेड वाउचर कहलाते हैं, और ये भी अलाउड है। पर बिना कागज के लेखा प्रविष्टि नहीं होगी। ये समझ में आ गया? क्योंकि अकाउंट्स का सिद्धांत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? अब मान लीजिए मैं किसी सरकारी संस्था की ऑडिट करने गया, तो क्या वहां भी पेट्रोल के खर्चे होते हैं क्या, या नहीं होते? अब सब सरकारी कर्मचारी उड़ के थोड़ी जाएंगे, वो भी ट्रेवलिंग करेंगे, पेट्रोल के खर्चे तो होंगे ही। तो मैंने कहा कि साहब ये आपने खर्चा करा है, पेट्रोल भरवाया है, इसका बिल दिखाओ। तो बिल था, बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ था? शहीद भगत सिंह पेट्रोल पंप, और यहां पे डेट लिखी हुई थी, बिल का नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर लिख दिया, 10 लीटर पेट्रोल @50, 500 रुपए, ऐसे एक पर्ची सी बना के देते हैं बिल की। ये तो देखी होगी सबने। क्लियर है? तो ऐसे एक बिल है। अब बताओ मैं इसको क्या करूं? ऑडिट में क्या करूं? क्या करते हैं जी ऑडिट में हम? ये बच्चा बताएगा, बताओ बेटा क्या करूं? आप बताओ। हैं? निकालो अंदर से, निकालो आवाज। हाँ तभी तो पूछ रहा हूं।
बताओ बताओ। आप ये मत सोचो आप फर्स्ट टाइम आए हो, और ये भी मत सोचो हम पढ़ रहे हैं, ये सोचो हम बात कर रहे हैं आपस में। पढ़ा थोड़ी रहा हूं, बात ही तो कर रहा हूं। वह पेट्रोल का खर्चा हुआ है, आपके पास में बिल है, मेरे को चेक करना है, क्या चेक करूं? बिल चेक कर लूं? किसके नाम से होना चाहिए? मेरे नाम से कि आपके नाम से? आपके नाम से ही होगा। बिल पे आपका नाम होना चाहिए ना, क्योंकि खर्चा आपका है, मेरा थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कि रास्ते में कोई बिल पड़ा हुआ मिल गया मैं उठा लाऊं और एंट्री कर लूं। अरे खर्चा मेरा है तो मेरे नाम से होगा ना बिल। आप एसी खरीद के लाओगे, मेरा नाम लिखवाओगे या आपका नाम लिखवाओगे? यही तो पूछ रहा हूं। तारीख कौन सी होगी? तारीख कौन सी होगी? जो तारीख की एंट्री हुई है। समझ में आ रहा है? 10 × 50 कितने होते हैं? यही तो चेक करने, और क्या चेक करूंगा मैं? कि 10 × 50 500 सही है ना, तारीख सही है ना, किसके नाम का बिल है, कर लिया चेक। सबके समझ में आ रहा है? और ऐसे टिक टिक करता जाऊंगा, हाँ भाई 500 500, हाँ भाई ये डेट ओके, ये डेट ओके, क्या आया है? पेट्रोल, हाँ पेट्रोल आ गया ओके। ऐसे टिकिंग टिकिंग करेंगे ना, यही ऑडिट होती है। और क्या होती है ऑडिट? समझ में आ रहा है क्या? सब क्या आ रहा है समझ में? बच्चों ये तो है नॉर्मल ऑडिट, ये तो नॉर्मल ऑडिट है जो हम किसी भी संस्था की ऑडिट करने जाएं, चाहे कोई लाला जी की दुकान हो, चाहे कोई कंपनी हो, कोई भी हो, सबके ये काम तो करते ही करते हैं। पर अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसकी? अब सरकारी विभाग में सुनो कहानी क्या है। मैं आपसे ये बिल वगैरह तो चेक करूंगा ही, और आपसे पूछूंगा आपने पेट्रोल क्यों भरवाया? आपने पेट्रोल क्यों भरवाया? किससे पूछ के भरवाया? क्योंकि पैसा आपका नहीं है, सरकार का भी नहीं है, जनता का है, टैक्स के रूप में लिया है आपने हमसे। जूनियर अकाउंटेंट को जो सैलरी दी जाएगी वो मेरे टैक्स के पैसों से दी जाएगी। सरकार के पास कहां से आ रहे हैं पैसे? हमसे तो ले रहे हैं। समझ लो। अभी देखो गहलोत जी ने रेवड़ियां बांट दी, क्या 1000 रुपए तक की पेंशन, 100 यूनिट बिजली की फ्री। देखो दिल बड़ा रखना चाहिए आदमी का, गहलोत का तो इतना बड़ा है। पर सुनो एक ऐसा दिलदार बताता हूं जो कर्जे में लिपटा पड़ा है, 80,000 करोड़ का जिसके ऊपर कर्जा है, वो आदमी रेवड़ियां बांट रहा है। आओ आओ तुम तो खाओ मजे से। अरे कर्जा चुका ले भाई पहले। राजस्थान के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा है, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कर दो, अपन कर्जदार हैं। और केंद्र ने कर दिया हाथ खड़े, मैं नहीं दूंगा पैसे, मांगने आ जाते हो। आप सोचो कोई भिखारी एक जगह से भीख मांग के ला रहा है और उसके गुलगुले बना के जनता को बांट रहा है, ये तो गलत बात है ना। क्या सरकार में ऐसा होता है? ऐसा होता है। हमारे पैसों के साथ खेल रहे हो। तो गहलोत साहब ने क्या किया कि पैसे कहां से आएंगे? चलो एक काम करो, जीएसटी वाले को टारगेट दे दिया, मार्च तक इतना कलेक्शन चाहिए, छापे मारो, धनाधन व्यापारियों के छापे मारो और उनसे टैक्स की वसूली करो। तो एक तरफ ले रहे हैं और एक तरफ दे रहे हैं। तो हमारी ऊपर जिम्मेदारी यहां डबल आ जाती है, नॉर्मल ऑडिट से हटके आ जाती है। क्यों आ जाती है सुनो। यहां मैं आपसे पूछूंगा कि पेट्रोल क्यों भरवाया, इसका क्या फायदा मिलेगा। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपने पेट्रोल भरवाया, बेटा इस शीशा बंद कर दो तो आवाज नहीं आएगी। आपने पेट्रोल क्यों भरवाया, पेट्रोल किससे पूछकर भरवाया, और इससे क्या फायदा मिलेगा। क्या आपने जो पेट्रोल भरवाया वो नियमों के अनुसार था। सरकारी तंत्र में बच्चों ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखना। समझो, आप सबको मालूम है कि पुलिस वालों को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, आतंकवादियों को नहीं देना पड़ता। नहीं तो पुलिस वालों के बच्चे दीपावली पे पटाखे कहीं को लाएंगे, गोलियां चलाएंगे। तो ये सरकारी विभाग है, आपको ये पूछना पड़ेगा कि पेट्रोल क्यों भरवाया, किसके लिए भरवाया, क्या फायदा आएगा, किससे पूछ के भरवाया। आपके सर आग लगे इस पेट्रोल को, कैसा होगा या नहीं होगा।
ये ही सरकारी अंकेक्षण है। फर्क समझ में आ गया? यहां पर आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती। आप 500 रुपये भी खर्च करोगे ना, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपको मान लीजिए पेन चाहिए काम करने के लिए, पेन तो चाहिएगा ना, वो पेन भी आपके पास आएगा तो पूछ के आएगा, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, पैसा जनता का है, तो जनता हिसाब मांगेगी। तो भाई तुमने हमारे पैसों का किया क्या? आज तक जितना मैंने टैक्स दे दिया ना, उस टैक्स को अगर मैं नहीं देता तो मैं पूरी कॉलोनी में रोड डाल देता, और मेरे घर के सामने रोड नहीं है। तो हमें तो हिसाब चाहिए ना भाई, हमारे पैसों का हो क्या रहा है। क्लियर है? इसलिए सरकारी अंकेक्षण, बताओ केवल वित्तीय अंकेक्षण है क्या? क्या सरकारी अंकेक्षण केवल वित्तीय अंकेक्षण है? वित्तीय अंकेक्षण का मतलब समझ गए कि सब आपने क्या किया, जोड़ बाकी गुणा भाग चेक कर दिए, पैसों के लेन देन को चेक कर दिया ना। नॉर्मल ऑडिट जितनी भी है वो कौन सी होती है? वित्तीय। ये वित्तीय ही नहीं है, बल्कि आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि सरकारी संस्था को कैसे चलाया जा रहा है। वित्तीय के साथ साथ कैसा अंकेक्षण है ये? परिचालन, ऑपरेटिंग, परिचालन अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? परिचालन का मतलब ऑपरेशन, क्या आप इसको ऑपरेट कैसे कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ, कल को आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, जयपुर में पोस्टिंग आ गई, आपसे पूछ लेते हैं बाल बच्चे हैं आपके? अभी नहीं है, है? तो कल को आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, बाल बच्चे हो गए, जयपुर में आपकी पोस्टिंग है, कौन सी स्कूल में पढ़ाएंगे आप? तो बच्चों को पढ़ाओगे ना, एज ए पेरेंट्स आप कौन सी स्कूल में पढ़ाओगे? बढ़िया की डेफिनेशन क्या है? ये कह रहे सब बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, बढ़िया की क्या डेफिनेशन है? सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे क्या? सरकारी स्कूल में बताओ। नहीं सर, सरकारी में क्यों पढ़ाएंगे, निजामुद्दीन में पढ़ाएंगे, IIS में पढ़ाएंगे, जयश्री पेरीवाल में पढ़ाएंगे जहां 3-3 लाख रुपए फीस है। मजेदार बात बताऊं, ये जो निर्जा मोदी, जयश्री पेरीवाल, इनमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो क्वालिफाइड नहीं है। उनकी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 20,000 रुपये महीना। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की कंपटीशन एग्जाम को पास करके गए हैं, उनसे ज्यादा टैलेंटेड है। पर सरकारी स्कूल तो डूबी पड़ी है, और जो टैलेंटेड लोग नहीं है वो स्कूलों को टॉप लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तनख्वाह कम दे रहे हैं, तनख्वाह कम दे रहे हैं, तनख्वाह बढ़िया, पेंशन बढ़िया, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ढंग से आप ऑपरेट नहीं कर रहे, ढंग से आप ऑपरेट नहीं कर रहे। यहाँ के टीचर को 10,000 देंगे, उसको 10 बार एहसान जताते हैं कि कल से नहीं बुलाऊंगा, कॉपी भी चेक करनी है, टेस्ट भी बनाना है। एक भी बच्चे का मार्क्स कम आ गया, प्रिंसिपल टीचर को क्लास में बुला लेता है, बीच में ही आना, एक बार केबिन में आना, और उसको बता दें ये आपकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर क्यों आ रही है। आपको तो किसी को जवाब ही नहीं देना, बस एक बार ही देना पड़ा था RPSC को, तो वो पास हो गए, इसका जवाब ही नहीं देना। सरकारी तंत्र में ये सब चलता है। तो इसलिए इस ऑडिट में हमें ना केवल जोड़ बाकी गुणा भाग चेक करनी है, बल्कि ये भी देखना है कि संस्था को चलाया कैसे जा रहा है। और बच्चों, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है? प्रशासनिक अंकेक्षण। तो बताओ, सरकारी अंकेक्षण कैसा अंकेक्षण है? वित्तीय, परिचालन और प्रशासनिक अंकेक्षण है, कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, इसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, और लेन देन कैसे हुए, ये सब चेक करना है हमको। तो बताओ, हमारा जो कार्य क्षेत्र है सरकारी में ज्यादा है या नॉर्मल ऑडिट में? सरकारी में, क्योंकि हमें इसमें नियम, उपनियम, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सरकारी विभाग का अंकेक्षण कौन करेगा? एक स्वतंत्र व्यक्ति। कौन करेगा बताओ? एक स्वतंत्र व्यक्ति अंकेक्षण करेगा। बिल्कुल,
ऑडिटर हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र होगा, चाहे सरकारी का हो चाहे किसी का भी हो। और साथ ही साथ कैसा व्यक्ति होगा, प्रोफेशनल, पेशेवर जांच। समझ में आ रहा है? किसकी ऑडिट होती है, किसकी ऑडिट होगी, राजकीय उपक्रम की, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। किसकी ऑडिट हो रही है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट होगी। अब इसमें राजकीय उपक्रम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बीओ में भी पढ़ा चुका हूं, ऑडिट में भी एक बार बातों बातों में बताया था कि इसमें 3 तरह के उपक्रम आते हैं। एक सरकारी विभाग, एक क्या आता है, सरकारी निगम, और एक क्या आती है, सरकारी कंपनी। क्लियर है? तो सरकारी अंकेक्षण में हम किस किस की ऑडिट पढ़ेंगे, सरकारी विभाग की ऑडिट, सरकारी निगम की ऑडिट और सरकारी कंपनियों की ऑडिट। समझ में आ रहा है? विभाग बोले तो रेलवे विभाग, वित्त विभाग, आयकर विभाग, शिक्षा विभाग, जिनका खुद का क्या होता है, एक मंत्रालय होता है, और जो इनका मिनिस्टर इंचार्ज है वो इनके काम के लिए संसद में क्या होता है, उत्तरदायी होता है। उनको पार्लियामेंट में रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपका विभाग परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है? बताओ निगम क्या होता है, निगम जो संसद के या राज्य के किसी विशेष कानून के तहत क्या हो, निर्मित हो। पढ़ चुके हैं ना अपन ये चीज। उसको क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन। जैसे संसद के तहत निर्मित का एग्जांपल देता हूं, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। इनका खुद का कानून होता है, उस कानून के अनुसार ही काम होता है। समझ में आ रहा है? राजस्थान का एग्जांपल दूं तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये निगम है, नगर निगम। तो ये सब निगम है। और कंपनी, कंपनी की तो आप मेरे से बहुत बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सरकारी कंपनी की डेफिनेशन किस में दी गई है बताओ, धारा 2 की उपधारा 45 में। क्या कहती है ये, कि कोई भी ऐसी कंपनी, इसका मतलब ये कंपनी एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम या मिनिमम कम से कम 51% पेडअप कैपिटल किसके हाथों में है, सरकार के हाथों में है। कौन सी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी क्या माना जाएगा, सरकारी कंपनी। तो बताओ सरकारी अंकेक्षण क्या होता है, किसी भी राजकीय उपक्रम के वित्तीय परिचालन और प्रशासन का स्वतंत्र और पेशेवर जांच है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? सबके क्लियर है क्या? आप बताओ बेटा, ऑडिट करके मुझे करना क्या है? ऑडिट कर दिया, फाइनल रिजल्ट क्या है मेरा, रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात कही। ऑडिटर ऑडिट करके अपनी क्या देता है, रिपोर्ट देता है। और रिपोर्ट में क्या देता है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या देता है, राय व्यक्त करता है। क्या शब्द यूज करता है कि साहब मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, कि सब कुछ सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ऑडिटर की राय होती है। ये समझ में आ रहा है सबके? लेकिन ये सरकारी तंत्र है, हमें यहां राय देनी है, साथ ही साथ हमें इसमें सुझाव भी देने हैं। और किसी ऑडिट में नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ सरकारी में पढ़ रहे हो। सरकारी ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो सुझाव भी देगा, रिकमेंडेशंस देगा, किस चीज के, इंप्रूवमेंट के लिए, कि साहब आपकी संस्था को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। और किसको देगा सुझाव, किसको देगा, उत्तरदायी अधिकारी को, उत्तरदायी अधिकारी को, उत्तरदायी अधिकारी को। तो देखो गवर्नमेंट ऑडिट थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। बताओ हुई कि नहीं हुई? क्यों हो गई डिफरेंट? हाँ,
नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो कंपनी एक्ट में थी, कंपनी के ऊपर ही तो लागू होगी ना धारा 144। यहाँ तो हम सरकारी विभाग निगम इनकी भी ऑडिट कर रहे हैं, उन पे कंपनी एक्ट थोड़ी लागू होगा। डिपेंड करेगा काम क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है जिसका उद्देश्य नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो पी एंड एल नहीं बनता, फिर वहां क्या बनता है, फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ लो क्या बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बोलो यहां तक क्लियर है। तो हमें इसमें सुझाव भी देने होते हैं। और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है किसकी, सरकारी अंकेक्षण की, ये डेफिनेशन हमने कहां से चुराई है, यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर एक हैंडबुक लिखी थी, राज के अंकेक्षण के ऊपर क्या लिखी है कि हैंडबुक लिखी है, किसके ऊपर, राज के अंकेक्षण के ऊपर। और उस हैंडबुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है। उस हैंडबुक में क्या दी गई है, डेफिनेशन। बोलो समझ में आ गया क्या। तो अब दोबारा सुन लो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा राजकीय अंकेक्षण के ऊपर जारी पुस्तिका के अनुसार, समझ में आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा राजकीय अंकेक्षण पर जारी हैंडबुक के अनुसार, पुस्तिका के अनुसार, राजकीय अंकेक्षण से तात्पर्य किसी भी राजकीय उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम के वित्तीय, परिचालन एवं प्रशासनिक की स्वतंत्र एवं पेशेवर जांच से है। और एक और बात, स्वतंत्र पेशेवर, साथ ही साथ इसमें जांच कैसी होगी, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक भी होनी चाहिए। स्वतंत्र भी होगी, पेशेवर भी होगी, और साथ में क्या होगी, व्यवस्थित। सिस्टमेटिक क्यों, देखो मेरा एक दोस्त है हमारे साथ में, उसने सीए करी थी, तो उसके जीजाजी क्या है विधानसभा में बैठते हैं, तो थोड़े रसूखदार टाइप के आदमी थे। हमारे टाइम में क्या होता था बच्चों, ये जो जेबीवीएनएल की इनकी वैकेंसी आती है ना, तो एग्जाम नहीं होती थी, डायरेक्ट इंटरव्यू और डायरेक्ट सिलेक्शन, कोई एग्जाम नहीं होती थी उस टाइम। ये बातें हैं 2006 के आसपास की। तो जेबीवीएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट आई हुई थी, और उसमें जो भी चार्टेड अकाउंटेंट थे उनको इंटरव्यू के बेस पे अंदर क्या जाओ भैया जॉब करो। अब वो इंटरव्यू में वो धांधलबाजी वो सब काम चलते थे, तो वो नेताजी थे ही उसके जीजाजी, तो उसको लगा दिया, वहां पे लग गया वो। तो शुरू शुरू में 2-4-5 साल तक हमसे बात करता रहता था। बोले यार मैं तो दुखी हो गया यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया, बोले सारे दिन कागज कार्रवाई में ही लगे रहते हैं। मैं कह तुम इतना कितना कागज वर्क करते हो, हम तो कंप्यूटर पे करते हैं सारे दिन काम, कागज का ही नहीं। आप जब जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे ना, बताओ, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये नॉन कॉमर्स वालों के लिए क्यों कर दी, ये तो कॉमर्स वालों की होना चाहिए। तो कॉमर्स का कोई काम ही नहीं है भाई, नौकरी करके क्या करोगे। ये मनीष सर जो पढ़ा रहे हैं ना आपको अकाउंट्स, सब बकवास है, कुछ काम नहीं आनी। जूनियर अकाउंटेंट को अकाउंटिंग तो करनी ही नहीं है, तो सर क्या करेंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो काम आएंगे। खाली क्या करना है वो बता देंगे, ये रजिस्टर उठा इसमें ये एंट्री कर दे, आज इतनी डाक बाहर गई है, डाक जाने की एंट्री कर दे। कागज कार्रवाई, हर एक चीज की कागज कार्रवाई, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम बने हुए हैं और उन सिस्टम को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ऑडिट भी हमको उनके सिस्टम के अनुसार करनी पड़ती है। तो अंकेक्षण स्वतंत्र, पेशेवर और क्या है, व्यवस्थित जांच है। ठीक है, और इसमें ना केवल हम रिपोर्ट में राय व्यक्त करते हैं, बल्कि इसके उत्तरदायी अधिकारी को हमें क्या देना होता है, सुझाव भी देना होता है। समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। सरकारी कंपनी का अर्थ, ऑडिट, जो गवर्नमेंट ऑडिट है उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकीय अंकेक्षण की जो मार्गदर्शक टिप्पणी पुस्तिका है, जो गाइडेंस नोटबुक दी इन्होंने, उसके अनुसार राजकीय अंकेक्षण यानी कि सरकारी अंकेक्षण एक ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यपरक भी है, इसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये स्वतंत्र, पेशेवर, व्यवस्थित और एक क्या है, उद्देश्यपरक जांच है। बिना ऑब्जेक्ट के जांच नहीं होती है, क्लियर है। तो कैसी जांच है, देखो, उद्देश्यपरक, व्यवस्थित, स्वतंत्र और पेशेवर जांच है। किसकी,
सार्वजनिक संस्थाओं की। मैं सिर्फ सार्वजनिक कंपनी नहीं बोल रहा हूं, सार्वजनिक संस्था जिसमें निगम, विभाग और कंपनी सब आ गई। और उसकी क्या जांच करते हो? वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य परिचालन का कैसा जांच होता है? स्वतंत्र परीक्षण होता है। इसमें ना केवल आपको राय व्यक्त करनी है, बल्कि उत्तरदायी अधिकारियों को भविष्य में कैसे काम करना है उसकी सुझाव भी देने हैं, सिफारिश भी देने हैं। बोलो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसकी व्यवस्था बताता हूं और इतिहास बताता हूं। भारत में इसकी क्या अरेंजमेंट है, कौन संभालता है ये सारा काम? बताओ, सरकारी विभागों की ऑडिट कौन करेगा? मैं करूंगा साहब, मुझे तो कोई घुसने ही नहीं देगा। जहां आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे ना, वहां ऑडिट करने हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों को पावर ही नहीं है आपके विभाग की ऑडिट करने की। समझ लो? तो सर आप किसकी ऑडिट करोगे? मैं बीएसएनएल की कर सकता हूं, बीपीसीएल की कर सकता हूं, एचपीसीएल की कर सकता हूं, जो कंपनी एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है, जो सरकारी कंपनी है। तो कंपनी की ऑडिट करने के लिए तो अधिकृत कौन है? ओनली सीए। पर सरकारी तंत्र में सब कंपनियां थोड़ी हैं, विभाग भी हैं, निगम भी हैं, उनकी ऑडिट हम नहीं करते। तो सर उसकी ऑडिट की व्यवस्था क्या है? अपने देश में व्यवस्था क्या है? आप लोगों ने एसएससी का नाम सुना हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसकी एक एग्जाम लगती है। किसकी? ऑडिटर के अलग से एग्जाम होती है, उसके थ्रू आप लोग पास आउट होंगे तो आप ऑडिट डिपार्टमेंट में लगेंगे। तो सर क्या अलग से सरकार का एक ऑडिट डिपार्टमेंट है? आपको डर ही यही लगेगा। जूनियर अकाउंटेंट में देखो, अभी हम लोग जीएसटी में इनमें काम करते हैं, लोग रिश्वतबाजी भी लेते हैं। और रिश्वत आपको बेटा तभी मिलेगी जब सामने वाले को कोई फायदा दो, बिना फायदे के कोई रिश्वत नहीं, यही मान लेना आप सामने वाले को फायदा कुछ नहीं दो और आप रिश्वत ले लो। तो रिश्वत से देखो, ये अन्ना जा रही है, ये सब आए बोले साहब भ्रष्टाचार को खत्म करो। मैंने कहा देश को ही खत्म कर दो, भ्रष्टाचार बहुत जरूरी है। नहीं, ये मैं वाकई में बता रहा हूं। अभी देखो, मैंने एक बैंक वाले को रिश्वत दी, ठीक है, अभी 3 दिन पहले की बात है, 50,000 रुपए की रिश्वत दी मैंने उसको लोन करवाने के लिए, कि यार तू ये लोन कर दे। अब लोन के लिए सर रिश्वत देने की क्या जरूरत है? लोन तो वैसे हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर्टी है? नहीं है। कोई सामान है आपके पास? कुछ नहीं है। और आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए। आप यहाँ पे किराए पे रहने वाले, व्यापार भी किराए पे कर रहे हो, आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए। तो प्राइवेट बैंक जितने भी है ना, एचडीएफसी रहे, आईसीआईसीआई, तो गेट ही बंद कर देंगे, भाई बाहर निकल दो, प्रॉपर्टी आ जाए उस दिन बात करना। अब हर आदमी के पास प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, व्यापार तो करना ही है उसको। तो ये सरकारी बैंक लोन देते हैं। अब सरकारी मैनेजर ये कहता मैं क्यों दूं? मोदी जी ने तो स्कीम निकाल दी कि 2 करोड़ तक का बिना प्रॉपर्टी के क्या करो? लोन दो। बैंक ये कहते हैं मोदी के कहने से क्या होता है? लोन मोदी दे दे, फिर मेरे से क्यों दिला रहे हो? घोषणा कर रहा है मोदी, लोन दे रहा है बैंक, डूबे तो बैंक डूबे। तो बैंक वाला कहते हैं मोदी ने क्या खो दी? हमने हमारे पैसे खो दिए, हम क्यों दे लोन? तो वहां पे रिश्वतबाजी चलती है। मैंने अभी एक पार्टी का 95 लाख रुपए का लोन कराया, ठीक है, और उससे 50,000 रुपए मैंने अधिकारी को रिश्वत दी, बैंक वाले को। अच्छा ये बताओ, इसमें नुकसान किसका हुआ? ये बताओ किसका नुकसान हुआ इस भ्रष्टाचार से? किसी का ही नहीं हुआ। अब इसके फायदे बताता हूं। इससे देश का आर्थिक विकास होगा। क्यों? वो मशीनें आएंगी, फैक्ट्री चालू होगी, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मेरी पार्टी चोर नहीं है। आप सोचो कि बैंक से लोन लेके भाग जाएगा ना, चोर नहीं है। वो तो नीरव मोदी जैसे लोग भागते हैं, छोटे मोटे लोगों को कौन भागने देता है? वो तो मशीन लगा रखा है बेचारा, रोजगार देगा, किस्तें भरेगा आराम से। अच्छा, मैनेजर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार को नुकसान हुआ क्या? ना, सरकार को तो रेवेन्यू जनरेट हो गया अब, क्योंकि वो व्यापार करेगा, इनकम जनरेट करेगा, जीएसटी भरेगा, इनकम टैक्स भरेगा। तो भ्रष्टाचार से देश का विकास होता है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था है। तो अब यहां व्यवस्था की बात बताता हूं कि साहब जब आप रिश्वत लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कागज पे साइन करते टाइम 4 बार सोचोगे। क्यों सोचोगे? क्योंकि जब आपको मालूम है कि आपके काम को कोई चेक करेगा। समझ में आ रहा है? आज टेस्ट बेटा मालूम आपको, पढ़ के आई हो? नहीं भी पढ़ के आओ तो मेरा क्या है?
नहीं, ये जमाना आजकल ऐसे ही आ गया, ये जमाना ऐसे ही आ गया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बेटे की जो मैडम है जो पढ़ाती है, उसको ट्यूशन पढ़ाती है, उसको गुस्सा आ गया होगा, उसने मेरे बेटे को उठा के टिका दिया, एक टिका दिया तो वो थोड़ा रोने वोने लग गया। घर पे आते ही अपनी मम्मी के सामने फूट फूट के रो लिया कि आज तो मैडम ने पीट दिया मेरे को, मेरी गलती भी नहीं थी, मैडम ने डांट दिया, पीट दिया मेरे को। तो मेरी वाइफ ने कहा तो क्या हो गया, मैडम है तेरी, कोई बात नहीं। अब उसके पावर मामा के पास चलते हैं उसके, उसने मामा को फोन कर दिया, मामा आज ऐसी बात होगी। उसका मामा दुकान छोड़ छोड़ा के बंद करके आ गया। कौन है वो, मैडम है। और मैडम के घर पहुंच गए। मैं तो शाम को गया था, मेरे को मालूम चला कि इतना बड़ा कांड हो गया। और मैडम के घर पहुंच गए और उसको बोला बाहर आओ आप, बेटे के हाथ कैसे लगाए आपने। वो मैडम बोली गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कभी। अब बताओ टीचर का ऐसा सम्मान करेगा कोई। हमारा टाइम ऐसा था, इसलिए हमने क्या किया, अब कहना बोलना सब बंद कर दिया। आपको पढ़ना है आप जानो, समझ लो ना। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, मैं उसके कारण बताता हूं। जब आप रिश्वत लोगे और आपको मालूम है कि आपका काम कोई क्या करेगा, चेक करेगा, तो अलर्ट होके काम करोगे। तो ऑडिट होती है सरकारी विभाग में, प्रत्येक सरकारी विभाग की, वहां कोई टर्नओवर रनओवर कुछ नहीं है कि साहब इतना टर्नओवर होगा तो ऑडिट होगा। हर एक सरकारी विभाग की, हर एक सरकारी दफ्तर की क्या होगी। और आप हमेशा क्या बोलोगे, यार ऑडिट वाले आएंगे यार, और पेरा बना जाएंगे, पेरा बना जाएंगे हमारा, और फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये गलत काम क्यों हुआ। इसलिए सोच के काम होता है। तो एक व्यवस्था बना दी इन्होंने कि साहब ऑडिट का एक अलग से ही क्या बना दिया, डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होगा वो, आपका डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप उद्योग भवन में लग गए, तो उद्योग भवन वाले थोड़ी ऑडिट करेंगे, अलग से डिपार्टमेंट है। अब उस अलग से डिपार्टमेंट का नाम सुनो, हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत की। भारत में अंकेक्षण के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जिसका नाम रखा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अंकेक्षण, सरकारी विभागों की जो भी ऑडिट होती है किसके द्वारा होती है, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखांकन विभाग। समझ में आ रहा है, किसके थ्रू होगी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो बताओ भारत में सरकारी अंकेक्षण का विभाग कौन सा है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये अलग से एक विभाग बना हुआ है, और ये विभाग में काम यही है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, निगम हैं, इन सब की क्या करवाएगा, ये ऑडिट करवाएगा। और इनको ये पावर दिया हुआ है कि अगर इनको जरूरत महसूस हो तो हमारे जैसे सीए की ये क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, हमको नियुक्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे जीएसटी एक्ट के तहत अब जीएसटी डिपार्टमेंट हमें भी नियुक्त कर सकता है। जीएसटी वाले हमको बोल सकते हैं कि एक सीए को हायर करेंगे और हमको ऑर्डर देंगे कि आप उस क्लाइंट की जाके क्या करके आओ, ऑडिट करके आओ। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब जैसे आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि बैंक की ऑडिट आरबीआई वाले नहीं करते, किससे करवाते हैं, सीए से करवाते हैं कि साहब सीए को हम नियुक्त करेंगे। तो बताओ हमें नियुक्त कौन करता है, जिस बैंक की ऑडिट करने जा रहे हैं वो, या आरबीआई। हमें आरबीआई नियुक्त करता है। समझ में आ रहा है। तो वहां स्वतंत्रता सही मायने में क्या होती है, मेंटेन होती है। मैं उस ब्रांच के लिए क्यों सोचूंगा जिसकी ऑडिट करने जा रहा हूं, क्योंकि इस ब्रांच मैनेजर ने थोड़ी अपॉइंट किया मुझे आरबीआई ने अपॉइंट किया है। फीस कौन दे रहा है, मेरे को आरबीआई दे रही है, और मुझे रिपोर्ट भी किसको करनी है, आरबीआई को। तो ऐसे सरकारी तंत्र में होता है। तो सरकारी तंत्र में हमारे देश में सिस्टम क्या है, एक डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अब मजेदार बात सुनो, इस डिपार्टमेंट का जो सर्वोच्च अधिकारी है, इस डिपार्टमेंट का जो हेड है, सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या कहलाता है, केग। इस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या है, केग है। कई बच्चे क्या केग को ही डिपार्टमेंट मान लेते हैं कि केग एक क्या है, डिपार्टमेंट है। अरे डिपार्टमेंट तो ये है भाई, केग तो क्या है, एक अधिकारी है। अभी मालूम है कौन है केग, वर्तमान केग, गिरीश मुर्मू। अभी आजकल मुर्मू ज्यादा चल रहे हैं, राष्ट्रपति भी मुर्मू बन गई, ये भी बन गया। और पूरे देश में एक ही होता है, ध्यान रखना, केग पूरे देश में कितने हैं, एक।
इस डिपार्टमेंट के हेड है, तो इसके अंडर में देखो कितने लोग काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो केक की फुल फॉर्म भी सुन लो, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान रखना ये कंट्रोलर है ना कि कंट्रोलर, ना मतलब तो वही है, नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखाकार। समझ में आ रहा है? अब देखो समस्या सुनो, ये व्यवस्था बना तो दी इन्होंने, एक डिपार्टमेंट बना दिया और इसका सर्वोच्च अधिकारी को नियुक्त कर दिया, लेकिन आप एक बार सोच के देखो हमारे देश में इतने सारे सरकारी विभाग हैं, हर स्टेट के अलग हैं, इतने सारे विभागों का काम एक अकेला अधिकारी कर सकता है क्या? या एक अकेला डिपार्टमेंट कर सकता है क्या? ये संभव ही नहीं है। इसलिए क्या किया, इस डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में क्या बना लिए, ऑडिट बोर्ड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया है? ऑडिट बोर्ड का निर्माण किया है। बोलो समझ में आ रही है? इस डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में क्या निर्माण कर लिया, अलग अलग ऑडिट बोर्ड्स, ये बोर्ड का निर्माण कर दिया। और इस बोर्ड के निर्माण में ये ध्यान रखना, इसमें काम करने वाले कौन होंगे, एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे। समझ में आ रहा है क्या सबके? देखो मैं आपको बताऊं, सरकारी विभागों में ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते, करने वाले खूब कर रहे हैं। मेरा ऐसे ऐसे सरकारी अधिकारियों से पाला पड़ा हुआ है, एक नंबर के एक्सपर्ट, मतलब आपको क्या बताऊं, इतना जबरदस्त नॉलेज। एक अधिकारी तो अभी अभी आपके सामने से गए हैं, जिनको उनके डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है, एसडीएम कलेक्टर भी उनसे राय लेने आते हैं, उनकी फाइल भी ये हैंडल करते हैं, और फिलहाल रेरा के अधिकारी हैं। और डेड ऑनेस्ट आदमी, मैं तो फिर भी चोर और बेईमान हूं, नहीं समझे भाई, हमारे तो खून में मिलावट है, तो मैं क्या करूं। डेड ऑनेस्ट आदमी, आप देखो ऐसे भी इसमें एक्सपर्ट शामिल हैं। और एक्सपर्ट जब तक नहीं होंगे ऑडिट का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिट तो एक पेशेवर जांच पड़ताल है। तो पेशेवर व्यक्ति होने चाहिए, प्रोफेशनल, जो एक्सपर्ट के रूप में इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अब एक बार यहां तक की बात पढ़ते हैं। देखो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अंकेक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? भारतीय अंकेक्षण एवं लेखांकन विभाग के माध्यम से। अब देखो ये तो विभाग हो गया, इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है? केग। केग बताओ स्वतंत्र व्यक्ति है या नहीं है? केग एक क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति है। केग के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी राज नहीं चलेगा। आप तो ये समझ लो ये राष्ट्रपति है, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो राष्ट्रपति के बराबर के पावर है इसके, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। समझो, तो ये एक स्वतंत्र व्यक्ति है, और साथ ही साथ स्वतंत्र और संवैधानिक व्यक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है? केग के बारे में जो भी लिखा हुआ है भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान में इसकी स्वतंत्रता की क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। समझ में आ रहा है? बताओ भारत का सर्वप्रथम केग कौन था? भारत का सर्वप्रथम केग कौन था? तो आपको बता दूं, एक अंग्रेजी अधिकारी था, क्योंकि ये तो अंग्रेजों का सिस्टम था। हमने तो टोटल कॉपी मारा है किसे? आज जो पुलिस व्यवस्था देख रहे हो, कानून का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अंग्रेजों की कॉपी है। हमने अंग्रेजों के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि 200 साल में तो अंग्रेजी बन गई, और क्या है। तो ये अंग्रेजों का सिस्टम है। और जो पहला केग था उसका नाम था सर एडवर्ड डोरमोंट। ये एक अंग्रेजी अधिकारी था जो प्रथम केग था। समझ में आ रहा है? लेकिन भारत के संविधान में केग के बारे में लिखा हुआ है। तो बताओ ऑडिट का काम किसके माध्यम से हो रहा है? केग के माध्यम से।
जो एक क्या है, जो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, संवैधानिक है, और इसके पास में प्रशासन करने की क्या है, अथॉरिटी है। ये लोगों को अपने अंडर में हायर कर सकता है और उनसे काम करवा सकता है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, केक के नाम से। बोलो यहां तक समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? इस पॉइंट को मैंने टुकड़ों में लिख दिया वापस। देखो क्या नाम से लिख दिया, भारत में ऑडिट का डिपार्टमेंट कौन सा है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है, केग। एक बात क्लियर है? दूसरी बात, भारतीय अंकेक्षण और लेखांकन विभाग के द्वारा किसकी ऑडिट की जाएगी, या हमारे जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट की भी करेंगे क्या? सर्जन इंस्टीट्यूट से इनको मतलब नहीं है, और ये जो गली मोहल्ले में लाला जी की दुकान है उनकी नहीं, ये सिर्फ किसकी ऑडिट करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की। और उनकी ऑडिट कैसे करते हैं, ये व्यापक, ऐसे शॉर्टकट में नहीं होती है, 4 चीजें चेक कर ली ना, डिटेल में, क्योंकि इनको केवल वित्तीय अंकेक्षण थोड़ी करना है, इनको तो वित्तीय, परिचालन, प्रशासनिक सब चीजें देखनी है। तो अब इतनी बड़ी ऑडिट और सारे सरकारी विभागों की ऑडिट ये डिपार्टमेंट कैसे करेगा? इसके लिए उसने क्या किया, ऑडिट बोर्ड स्थापित कर दिए, बोर्ड बना दिए, और इन बोर्ड में किसको शामिल कर लिया, विशेषज्ञ को। ये बोर्ड का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, किसके अंडर में काम कर रहे हैं ये बताओ? ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, और किसके कंट्रोल में, केक के, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का ही अधिकारी कौन है, तो इन बोर्ड का भी सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया, केक हो गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं कि साहब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने किसका निर्माण किया, जिसमें कौन शामिल है। दूसरी बात, कोई अलग से इसका क्या नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं है, कोई अलग से नहीं है बोर्ड, इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। और इसका भी सर्वोच्च अधिकारी कौन है, केग। ये किसके अधीन काम करते हैं, केग के अधीन। ये लो बोर्ड की भी बात कंप्लीट हो गई। बोलो ऑडिट बोर्ड समझ में आ गए, क्लियर है क्या सबके? ये सब केक के ऊपर है। एसएससी वाले जो पास आउट होते हैं ना, उनको भी एक्सपर्ट माना जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, एग्जाम के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, ऑडिट करना सिखाया जाता है उनको। अभी जैसे जीएसटी ऑडिट हुई, मेरी कई पार्टियों की जीएसटी ऑडिट हुई जो डिपार्टमेंट वालों ने करी, ठीक है। हम रोज काम करते हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं ना, हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, किसके लिए, क्लाइंट के लिए। बताओ क्यों? आप तो ऐसे समझ लो कि माँ बाप में और गुरु में जो फर्क होता है वो फर्क है, कि माँ बाप अपने बच्चों को लेकर थोड़े से क्या रहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं। और आजकल तो खैर गुरु भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गए, लेकिन पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें चाहे राजा का बेटा राम हो, गुरु के यहाँ जाके गोबर उठाना ही है, ये उसके बिना विद्या आनी नहीं है। उनको गुरुकुल में ही भेजा जाता था कि वहीं जाओ और वहीं रहो और वहीं खाओ, जैसा मिले वैसे ही। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि हम लोग जो है ना, वो थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, क्लाइंट का हित सोचते हैं। डिपार्टमेंट वालों को तो ट्रेनिंग ही दी जाती कि क्लाइंट से हो रहे, हम विश्वास के साथ काम शुरू करते हैं और वो शक के साथ काम शुरू करते हैं। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, हमारी ट्रेनिंग अलग होती है। तो अभी जो जीएसटी ऑडिट हुई, उसमें मैंने अधिकारियों से कई चीजें सीखी। उनका देखो सीए साहब ये गलती है, ये गलती है, आपने ये गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, जबकि वो गलतियां थी नहीं, वो गलतियां नहीं थी, देखने का एंगल क्या था, अलग था। फिर उनको मैंने जस्टिफाइड कराया। तो इसका मतलब वो भी ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कौन थे, एक्सपर्ट थे, उनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा। अब वो एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट हो ऐसा नहीं है। बोले यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है? अब सुनो, मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। चलो आपने ऑडिट कर लिया, सारा काम हो गया, समझ लो सरकारी विभागों की भी ऑडिट हो गई। ऑडिट करके क्या बनाओगे, रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहां प्रस्तुत होगी? मैं आपको खाली इतना सा पूछ रहा हूं कि आपने जो ये ऑडिट करके रिपोर्ट बनाई सरकारी तंत्र की, ये ऑडिट रिपोर्ट आप किससे प्रस्तुत करेंगे? आप ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेंगे? आप कह रहे साहब केक को प्रस्तुत करेंगे।
बेटा अगर सीए ने ऑडिट करी है सरकारी कंपनी की, तो सीए अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केग को। पर क्वेश्चन तो ये रेज हो रहा है कि ऑडिट किसने करवाई है? केग ने। अब ये रिपोर्ट किसको दे? ये रिपोर्ट किसको दे भाई? रिपोर्ट तो जाएगी ना, ऑडिटर है ये तो, केग तो ऑडिटर है। आप कह रहे हो केग को ही रिपोर्ट दे दो, अरे उसने तो बनाई है। तो आपको ये देखना आपने ऑडिट किसकी करी? सरकारी तंत्र की। सरकारी तंत्र के 3 पार्ट, एक केंद्र विभाग की ऑडिट करी होगी या तो आपने, या फिर ऑडिट करी होगी किसने? राज्य की, या फिर किसकी करी होगी? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की। अपने देश में 3 ही व्यवस्थाएं हैं, या तो भाई आपकी नौकरी लगे या तो राजस्थान की नौकरी लगे, स्टेट गवर्नमेंट की तो एम्प्लॉय बनोगे आप, जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपका ट्रांसफर राजस्थान के बाहर नहीं होना। और एक होती है सेंट्रल की नौकरी, और एक होती है यूनियन टेरिटरी की, तो विभाग अलग अलग है। अगर मान लीजिए आपने केंद्र की ऑडिट करी है, अगर आपने केंद्र की ऑडिट करी है, तो केंद्र में आप मुझे बताओ, जो केंद्र है, केंद्र में हम रिपोर्ट कहां सबमिट करेंगे? संसद में। हम का मतलब कौन करेगा? केग। केग केंद्र विभाग की ऑडिट की रिपोर्ट कहां सबमिट करेगा? संसद में। समझ में आ रहा है? संसद में कौन हेड होता है? संसद का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया क्या सबके? बोलो। हाँ, बात वही है, किसको दे रहे हम? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां बैठेगा? संसद में। राष्ट्रपति कहां बैठेगा? संसद में। तो हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? राष्ट्रपति को। राज्य के मामले में बताओ कहां जाएगी रिपोर्ट? राज्य विधायिका, यानी कि राज्य विधानसभा में। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। समझ में आ रहा है? और यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी का क्या होगा? विधान मंडल। और यहां कौन बैठेगा? प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। कौन बैठेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। यहां तक समझ में आ रहा है? रिपोर्ट का प्रोविजन समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? अब सुनो, एक बार सोचो इसको। 1-2 रिपोर्ट है या बहुत सारी हैं? और ये कागज है क्या खाली? कि कागज आए और उठा के रख दिया? और आपको क्या लगता है राष्ट्रपति के पास इतना टाइम है? राज्यपाल के पास इतना टाइम है कि वो एक एक रिपोर्ट को स्टडी करे, स्क्रूटनी करे? ये संभव है क्या? तो केग के द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी तो जांचा जाए, उसको भी तो जांचा जाए। सर केग तो सर्वोच्च अधिकारी है। अरे अधिकारी सर्वोच्च है, पर उसकी रिपोर्ट कहां जा रही है? राष्ट्रपति के पास, संसद में। उसे कौन जांचे? उसे कौन जांचे? तो इसके लिए फिर व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था क्या चल रही थी? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। और इसने ऑडिट करने के लिए क्या बना दी है? बोर्ड। अब इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि साहब केग के द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच पड़ताल करने के लिए एक अलग से क्या बनाई जाए? कमेटी। और उस कमेटी का नाम क्या रखा? पीएसी। और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? पीएसी। आपको बताऊं बच्चों, अगर आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी है तो आप केरला की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड पे चल जाना। आज तक के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उनमें सबसे टॉप मेरे को ये लगा। गजब के पेपर आते हैं इनके, एजुकेशन का लेवल बड़ा गजब का है। पर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने केरला के कम से कम 22 पेपर डाउनलोड कर रखे केरला एग्जाम के, और उन 22 पेपर में मैंने देखा मुझे कभी किसी भी पेपर में, ऑडिट के पेपर में पसीने नहीं आई। और एक केरला की ऑडिट की एक एग्जाम हुई थी अलग से ही,
और उसमें सिर्फ क्वेश्चन कौन से थे, सरकारी विभाग के। मन करो ये क्या क्वेश्चन आ गए ऐसे अजीब अजीब से, क्योंकि वो तो हमारे सीए के कोर्स में ही नहीं है, समझ लो आप। तो उस एग्जाम का एक क्वेश्चन बताता हूं केरला के पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि केग के द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच पड़ताल किसके द्वारा की जाती है, बताओ कौन करेगा, पीएससी करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्योंकि क्या है, हम आज तक यही सोचते आए हैं कि केग तो सर्वोच्च अधिकारी है, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा। अरे भाई मैं उसकी जांच पड़ताल नहीं बोल रहा, उसके द्वारा दी गई ऑडिट रिपोर्ट की क्या होनी चाहिए, एक बार स्क्रूटनी होनी चाहिए। कहां पर सबमिट करने से पहले, संसद में प्रस्तुत करने से पहले। और वो कौन करेगा बताओ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। समझ में आ रहा है, कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखो तीसरे पॉइंट में लिख दिया कि संसद के द्वारा जो सीएनडीजी की ऑडिट रिपोर्ट आती है, सीएनडीजी की रिपोर्ट किसमें आई, संसद में, राष्ट्रपति के समक्ष, उसकी जांच करना एक बहुत ही बड़ा काम है। ये तो मानते हो ना आप, क्योंकि संसद में पूरे सेंट्रल के जितने भी विभाग निगम हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आएंगी, और उसकी जांच पड़ताल करना तो बहुत टेढ़ा काम है। इसके लिए क्या हुआ, संसद ने और राज्य विधानमंडल ने ये कुछ कमेटियां बना दी। और पहली कमेटी देखो कौन सी है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। समझ में आ रहा है। और ये काम क्या करती है बताओ, पीएससी का काम क्या है, पीएससी का काम क्या है, केग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल, मतलब उसने जो काम किया उसकी जांच पड़ताल करना। ये बात समझ में आ रही है क्या, केग के रिपोर्ट की क्या करना, जांच पड़ताल करना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब चूंकि ये केग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करेगा और ये केग के अंडर में काम करे, तब तो होली नहीं, समझे क्या। अगर कोई मेरी जांच पड़ताल कर रहा है तो वो मेरे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। तो केग की जांच पड़ताल कर रहा है तो ये किसके निर्देशन में काम करेगा, ये राष्ट्रपति के निर्देशन में काम करेगा, ये राष्ट्रपति के निर्देशन में काम करेगा। बोलो समझ में आ गया क्या, क्लियर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कमेटी एस्टिमेट कमेटी और तीसरी कमेटी है पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इन दोनों के ऊपर कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। आपको अगर ये याद नहीं भी रहे तो चलेगा, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरी कमेटी जो है एस्टिमेट कमेटी, ये कमेटी भी क्या काम करती है, संसद के द्वारा जो नीति बनाई गई है उनकी देखरेख करती है, उसको देखती है, समझती है कि भाई आपकी जो पॉलिसियां बनाई गई वो कैसी हैं, पर उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करती। इसको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि साहब आपने पॉलिसी बना तो दी, लेकिन डिजायर रिजल्ट आपके इस पॉलिसी से नहीं मिलने वाले, बताओ ऐसा होता है क्या। अपने देश में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, जिसका नाम लेते ही लोग हंसते हैं, पर उनके पिताजी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो घिस के 10 पैसा कैसे हो जाता है। 10-15 पैसे से बोले थे, 15 पैसे कैसे हो जाता है, मतलब 85 पैसे कहां गए। तो जनता को तो 15 पैसे का बेनिफिट मिल रहा है और सरकार के जेब से कितना जा रहा है, 1 रुपया। तो अगर ये एस्टिमेट कमेटियां इस बारे में जान लेती हैं तो वो जानकारी में ला देगी कि साहब ऐसे ऐसा मामला, पर टिप्पणी करने का इनको अधिकार नहीं है। इसको क्या कहते हैं अपन, एस्टिमेट कमेटी। समझ में आ गया। और एक तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सेम किसके जैसे है, पीएसए के जैसे है। समझ में आ गई क्या बात है। तो ये मैंने आपको एक
सरकारी तंत्र की व्यवस्था का मैंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इस पूरे में, आपने बार बार में एक चीज समझी कि सरकारी अंकेक्षण का नाम आते ही आपको किसके बारे में जानना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैग। देखो अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस क्या थे, कम थे। अगर टॉप लेवल पे जाके क्वेश्चन बन गया तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएससी वाला। समझ में आ रहा है? और ये आपका C&AG के ऊपर एक क्वेश्चन क्या आएगा, कंफर्म आएगा। यानी कि ये भी अपना क्या है, अगेन मनी बैक गारंटी। एक क्वेश्चन आएगा पक्का, और इसमें 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। तो एक किसके ऊपर आएगा, केक के ऊपर। तो अब हम केक के बारे में पूरी बात करते हैं, केक को पूरा जानेंगे अब। और थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाएगी तो आपके शायद RSR में भी नाम आएगा इसका, सर भी समझाएंगे आपको। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बोलो, केक की फुल फॉर्म क्या होगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर है? तो फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, खाली एक समझने के लिए है। दूसरी बात बताओ, केक व्यक्ति है या विभाग है? अब क्लियर है ना सबके? क्योंकि हो सकता है आज से पहले कई बच्चे इसको क्या समझते थे, विभाग। लेकिन केग एक व्यक्ति है, एक पद है जिसपे व्यक्ति को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो चूंकि व्यक्ति है तो इसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो बताओ इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो एक तो इस पॉइंट पे स्टार मार्क कर लेना। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि केक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। ऐसे पूछ लेंगे आपसे। यहां तक समझ में आ रहा है? अब चूंकि ये व्यक्ति है और इसकी नियुक्ति भी हो रही है, तो इसके पद की क्या होगी, अवधि भी होगी। ये भी तो रिटायर होगा, परमानेंट थोड़ी है। और ये पद की अवधि के ऊपर भी कई बार क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ इसकी पद की अवधि क्या होगी, 6 वर्ष। इसकी पद क्या होगा, 6 वर्ष या 65 ईयर की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी क्या हो जाए पहले हो। या तो 6 साल पूरे हो जाए या पहले बूढ़ा हो जाए, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। यहां तक की बातें समझ में आ रहा है? अब चूंकि ये व्यक्ति काम कर रहा है तो काम के बदले में क्या लेगा, वेतन। पारिश्रमिक बोल दो या क्या बोल दो, वेतन बोल दो। बताओ इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी कितनी होगी, क्या बोल रहे हो? नहीं, अमाउंट तो पूछेंगे नहीं आपसे, अमाउंट नहीं पूछेंगे आपसे कि अमाउंट कितनी होगी। ये बताओ पारिश्रमिक किसके बराबर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और इसके वेतन का निर्धारण वैसे ही किया जाएगा जैसे चुनाव आयोग के अधिकारी के किए जाते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस बंदे के दिमाग में यह आ गया कि हम त्याग पत्र दे देते हैं कि यार इतना लोड मेरे से तो नहीं होगा सहन, त्याग पत्र दे दें। बताओ ये त्याग पत्र दे सकता है कि नहीं दे सकता? त्याग पत्र दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन पहली कंडीशन, त्याग पत्र कैसे देगा, लिखित में, मौखिक त्याग पत्र नहीं देगा।
और किसको देगा? क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो दूसरा बीच में आएगा ही कौन? लिखित में राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे सकता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट बोलो यहां तक? ये आप एक बार मधुसूदन सर से कंफर्म करना। एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जज के बराबर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पारिश्रमिक का निर्धारण उसी तरीके से किया जाएगा। जो थीम है ना वो ये है, ये तो खाली अपन इसको कवर करने के लिए बराबर कर रहे हैं। समझ रहे? 5 पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, त्यागपत्र के बाद मुझे ये बताओ, क्या हम इसे पद से हटा सकते हैं? क्या केग को पद से हटाया जा सकता है? इसको आप एक शब्द और सुन लेना, महाभियोग, है ना? कई बार इसको महाभियोग भी बोल देते हैं कि क्या इसको पद से हटाया जा सकता है? तो देखो साहब, इतना बड़ा आदमी आप पद से हटा रहे हो, तो सर बड़ा हो छोटा हो उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है साहब। आप अगर इसको हटाना चाहते हो तो एक तो आपके पास में ग्राउंड होने चाहिए कि आप इसको हटा क्यों रहे हो, किस आधार पे हटा रहे हो, कारण होने चाहिए। और एक इसके हटाने की पूरी क्या है, प्रक्रिया है कि ऐसे नहीं हटा सकते कि भाई कल से मत आना। होता है ना प्राइवेट नौकरी में, तो ऐसे होता है कि कल से मत आना भैया। यहां इसके कारण हैं 2 कि 2 कारणों से इसको हटाया जा सकता है। एक तो असक्षमता कि साहब ये काम करने में सक्षम नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी को क्यों हटाते? समझ लो, कांग्रेस का क्या बना दिया था उसको अध्यक्ष, दूसरे को लेके आए। वही मोदी बार बार में बोलता रहता था कि तुम्हारे में दम हो तो गैर कांग्रेसी को बना के बताओ, ले भाई बना दिया। और या फिर आदमी क्या करे, दुर्व्यवहार करे, मिसबिहेव करे, तो उसको हटाया जा सकता है। पर हटाने की जो इसकी प्रोसेस है बच्चों, वो ये है कि संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत पारित होना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो आप इसको हटा सकते हो इन कारणों के आधार पे। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? हाँ, कदाचार ज्यादा बढ़िया है, मिसबिहेवियर आएगा उसमें, मिसबिहेवियर लिखा हुआ है, क्लियर? मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर। यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, केक के बारे में मैंने कुछ और पॉइंट भी लिख रखे हैं। केक आ गया, नियुक्ति आ गया, पद की अवधि आ गई, पद से हटाना आ गया, हटाने के आधार आ गए, त्यागपत्र आ गया, कानून। केक के ऊपर एक अलग से एक्ट बना हुआ है, केग का एक अलग से एक्ट है, केग एक्ट 1971। केग का एक अलग से एक्ट बना हुआ है, क्या नाम से? केग एक्ट 1971। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, पारिश्रमिक के लिए मैंने क्या लिखा है यहां पर कि उतना वेतन दिया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के वेतन के बराबर हो, और वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद द्वारा। ये एक मेन बात है जो आपको याद रखनी है, संविधान के प्रावधान, क्योंकि ये संवैधानिक व्यक्ति है और इसके संविधान के जो प्रावधान है, यानी कि हमारे संविधान में इसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल, क्योंकि संविधान एक डॉक्यूमेंट्स है, कानून नहीं है संविधान। संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें जो पैराग्राफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल 148 से लेकर 151, ये हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि इनमें केक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है? और इसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट अच्छे से कि जो पीएससी थी ना, उसको हम क्या कहते हैं? पीएससी जो है
आप बताओ पीएससी क्या काम करता है, पढ़ चुके हो? चलो वापस आ जाते। इस टाइप के क्वेश्चन तो ज्यादा पूछते हैं लोग। पीएससी क्या काम करती है बताओ? तो किस पे निगरानी रख रही है? किस पे निगरानी रख रही है? अब देखो क्या लिखा है कि पीएससी जो है उसके आंख और कान कौन है, क्योंकि पीएससी को काम भी यही देगा। तो ये उल्टा पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा कि पीएससी का आंख और कान किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना कि पीएससी का आंख और कान, आंख व कान किसे कहा जाता है? केग को। केग को पीएससी का आंख और कान माना जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं है? हाँ, सदस्य मतलब वो तो सरकारी विभाग है, कमेटी है, समिति है, समिति में सरकार नियुक्त करेगी। यहां तक समझ में आ रहे हैं सबके? ये ध्यान रखना बच्चों, इसको पीएससी का क्या कहते हैं? आंख और कान। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और जोड़ा है इसमें, वर्तमान सीएनडीजी कौन है? सुन लो बच्चों, मैंने लिख दिया है नोट्स में, लेकिन जब भी एग्जाम देने जाओ इसको अपडेट करके जाना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। एट प्रेजेंट कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, समझ में आ रहा है सबके? ये वर्तमान में कौन है अपना सीएनडीजी? पहले शायद वो था, क्या नाम था उसका? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, और उससे पहले एक और था राजीव दीक्षित। फर्स्ट, हाँ वो आएगा आगे, सर एडवर्ड डुरमॉन्ट, जो प्रथम सीएनडीजी था, सर एडवर्ड डुरमॉन्ट। आगे बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया क्या सबके? तो केक के बारे में मैंने 11 पॉइंट बता दिए और इतने काफी हैं आपके लिए। क्लियर है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान के प्रावधान। कहां से कहां तक पढ़ेंगे अपन? आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151। मजेदार बात सुनो बच्चों, एक आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा? आर्टिकल 148। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ना, इसकी पद की अवधि क्या होगी, नियुक्ति कौन करेगा, समझो ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं कि साहब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसको अठाया कैसे जाएगा। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आप केग नियुक्त हो गए, एक मजेदार बात बताता हूं आपको, और अब आपकी पद की अवधि क्या हो गई? समाप्त। तो क्या आप किसी और सरकारी नौकरी में लग सकते हो? भाई दूसरी जगह लग जाओ। अब नहीं। क्यों? देखो साहब, ये एक बड़ी समस्या है। आपको ऐसा लगता होगा कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, बहुत मजे करते होंगे, है ना? आपको ऐसा लगता होगा यार सलमान खान जो है वो हीरो है, इतने पैसे कमाता, बहुत मजे करता होगा। आप एक बार सलमान खान को बोलो चल यार थड़ी पे गोलगप्पे खा के आते हैं, खा के बता दे। गोलगप्पे खा नहीं पाएगा, लोग उसके पीछे घूम जाएंगे, क्योंकि वो प्रभावित करता है लोगों को। तो वो तो साधारण जीवन ही नहीं जी सकते अपने जैसे। ये तो हम हैं जो कहीं भी बैठ के इडली डोसा सांभर कुछ भी खा ले, वो खा के बताए। समझ लो ना मेरी बात? तो ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना कि केक को नियुक्त तो कर दिया अगर आपने, और उसकी पद की अवधि के बाद उसको सरकारी नौकरी में नहीं रखा जा सकता, सरकारी सेवाओं से हटा दिया जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये आप आर्टिकल 148 आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें किसके प्रोविजन है? नियुक्ति, पद की अवधि, पद से हटाना, पद से हटाना, ये सब प्रोविजन किस में दिए गए हैं बताओ? आर्टिकल 148 में। समझ में आ रहे? कल हम स्टडी करेंगे आर्टिकल 149, 150 और 151। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था। फिर हम आएंगे किसके ऊपर? कंपनी। कौन सी कंपनी?
गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट, उसमें वापस से वही आ जाएगा कंपनी एक्ट। क्लियर है? चलिए